Hello, dear student. As we know, we are going to start today history, first chapter, because we have done some chapters in civics and geography, but we have not done any chapter of history. So let's start first chapter of history, and the name of this chapter, tracing changes through 1,000 years. स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट ये है कि क्लास सिक्स्थ की हिस्ट्री को हमने आपसे क्या लिंक किया था? दैट वाज अ एंशियंट हिस्ट्री, राइट? दैट वाज एंशियंट हिस्ट्री, एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेडिवल हिस्ट्री, एंड है ना? एंड इन द क्लास एट व्हाट विल रीड? मॉडर्न हिस्ट्री, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड हिस्ट्री वर डिवाइडेड इनटू 3 periods: एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. तो अकॉर्डिंग टू योर क्लास, उसी तरह से हम क्लास भी, और उसी हिसाब से हमें एनसीईआरटी ने हमें क्या किया है, हिस्ट्री का डिवीज़न भी कर दिया है. एंशियंट हिस्ट्री को क्लास 6 में आप पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री आपकी क्लास 7th में है, और मॉडर्न हिस्ट्री आपकी क्लास 8th में है. ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? फिर से हम बता दें, मेडिवल. मेडिवल मतलब मिडिल, यानी हिस्ट्री के मिडिल में क्या हुआ. तो याद रखिए कि जब आपने अशोक का टाइम पढ़ा था, महाजनपद पढ़े थे, यानी 6th century की बात करें अगर हम, है ना, 600 AD की बात करें अगर हम, तो 6th century में जब हम बात करते हैं तो 6th century तक ही आपने हिस्ट्री पढ़ा था, है ना, उसके आगे तक. इसका मतलब ये है कि जो 700 है, यानी 700 से लेकर 1750 तक, अभी आगे हम इसमें देखेंगे, डेट दिया होगा, बट आप अपनी माइंड में सेट कर लीजिए कि जो अब हम डेट पढ़ने जा रहे हैं वो कहाँ से होगा? 700 AD से लेकर आपका कहाँ? 1750 AD तक, यानी इस ईयर के बीच का हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, ये हमारा, इसके बीच में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे उसको मेडिवल हिस्ट्री में काउंट किया जाता है, यानी मध्य इतिहास, यानी भारत का मध्य इतिहास, है ना, ऐसा बोलेंगे हम उसको, मेडिवल हिस्ट्री में काउंट करेंगे. ओके, तो अब इस चैप्टर में हमें देखना क्या है? इस चैप्टर में हम वही चीज़ देखेंगे जो कुछ हम जहाँ से लेफ्ट करके आए हैं, छोड़ कर आए हैं. लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आ रही है अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, लास्ट वाला जो चैप्टर था हमारा हिस्ट्री का, 11th चैप्टर, 12th चैप्टर, जो कुछ भी रहा हो उस पर, वहाँ से जो कुछ भी हमने छोड़ा था, अभी हमें जस्ट धीरे धीरे वो मिलना शुरू हो जाएगा. लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी गई हैं. इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि आपके इस चैप्टर में है, इस चैप्टर में जैसे आपको दिया है ट्रेसिंग मतलब हम क्या करने जा रहे हैं? पता लगाने जा रहे हैं किसके बारे में? चेंजेस के बारे में. किसके बारे में? चेंजेस, यानी कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं, यानी जो भी चेंजेस आते जा रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग. जैसे आपने 6th century तक पढ़ा है ना, एंशियंट से लेकर आपने 6th century तक पढ़ा कि किस तरह से पहले, है ना, हंटर गेदर थे, आदिमानव थे, फिर उन्होंने किस तरह से धीरे धीरे कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया, है ना, खेती करना स्टार्ट किया. कल्टीवेशन के बाद फिर उन्होंने किस तरह से बस्ती, घर बनाना सीखा, और बाद में आपने देखा कि महाजनपद का काल हो, जनपद आता है, फिर महाजनपद होते हैं, है ना, 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा आपने, है ना. सॉरी. इसके बाद आपने महाजनपदों के बाद आपने आगे इसमें देखा कि किस तरह से अशोक का शासनकाल, बिंबिसार के बारे में आप देखते हैं, हर एक डायनेस्टी के, है ना, और अशोक के बारे में देखते हैं. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक ग्रो अप हो रहा है ना, इस पूरे अर्थ पर, हमारी सब कॉन्टिनेंट में, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अगर हम भारतीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, हमने इसको एक क्रम से देखा है. उसी क्रम में आगे जब हम बात कर रहे हैं, आपसे मैंने बताया कि हम 7th century से कहाँ तक जाएंगे? 1750 तक. ठीक है ना, इस ईयर तक हम बात करेंगे हिस्ट्री की. तो हम यहाँ देखेंगे जो लगभग हमारे सामने 1000 साल का जो डिफरेंस है ना, 1000 का जो डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए दिया है इसमें थ्रू 1000 ईयर्स दिया है ना. तो ट्रेसिंग चेंज, हम इनके बारे में बदलाव देखेंगे कि 7th से लेकर 17th century तक, ठीक है ना, 7th century से लेकर 1750 तक में क्या क्या चेंजेज हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, हम इसके बारे में देखेंगे, यानी लगभग 1000 साल का. ठीक है ना, जो डिफरेंस है, जो मेडिवल हिस्ट्री है हमारा, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे. ओके, क्लियर है?
इसके बाद अब इसमें देखेंगे हम हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री किस तरह से चेंज हो रही है, हिस्ट्री किस तरह से बदल रही है, और जो हमारे हिस्टोरियन हैं, हिस्टोरियन किन्हें कहते हैं, जो हिस्ट्री राइट करते हैं, जो हिस्ट्री क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे हिस्टोरियन हैं उनके दिमाग पर कैसे वो हिस्ट्री को कैसे राइट करते होंगे, यानी हिस्ट्री अगर राइट कर रहे हैं तो उनके पास कहीं ना कहीं से कोई सोर्स होगा, राइट, कहीं ना कहीं से कोई सोर्स होगा ना, तभी तो हिस्ट्री राइट करेंगे। ऐसे थोड़ी राइट कर देंगे, किसी ने कोई बात कह दी उसको जाके राइट कर देंगे। यानी हिस्ट्री जब भी राइट की जाती है तो आप याद रखिए कि वो कुछ ना कुछ पुराने तथ्य, जैसे मैंने बताया था ना, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताया था कि वो कुछ ना कुछ खोज करते हैं, कहीं से खुदाई से कुछ चीज़ें मिल रही हैं, बाहर से कुछ हमारे जो साहित्यिक स्रोत हैं हमारे, है ना, जो हमारे सोर्सेज हैं हमारे इसमें, तो उन वहाँ से हम कुछ ना कुछ मिलता है हमें। तो पुरानी बुक्स से कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, वो हमारे जो सोर्सेज हो रहे हैं। कुछ हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, है ना, आर्कियोलॉजी है हमारा जो डिपार्टमेंट है, उस पुरातत्व विभाग है, जब उसको कुछ ना कुछ मिलता है तो उसी को मिलने के बाद ही जब हिस्टोरियन को पता चलता है कि अच्छा यहाँ पर ये चीज़ें मिली हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग हिस्ट्री लिखते हैं कि अच्छा पहले के जो ह्यूमन थे वो इस तरह से काम करते थे। तो याद रखिए जो मेडिवल हिस्ट्री है, यहाँ पर आते आते काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो चुका था, लेकिन फिर भी हिस्ट्री का जो समझने का तरीका था वो भी अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग था। यानी जो हिस्टोरियन को जो भी सोर्स मिलते थे वो उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री राइट करता था, और उसके बाद यानी कि 100 ईयर्स बाद, 200 ईयर्स बाद, यानी 100-200 साल बाद जब कोई हिस्टोरियन उसी बात को अगर लिख रहा है तो वो दूसरे तरीके से लिख रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब कोई हिस्टोरियन, मान लीजिए कोई हिस्टोरियन 12th सेंचुरी में लिख रहा है, कोई हिस्टोरियन है मान लीजिए कोई 12th सेंचुरी में कोई बात लिख रहा है, तो ज़रूरी है कि जब 15th सेंचुरी में कोई हिस्टोरियन बात लिखेगा तो उसकी और इसकी बातें मिलेंगी नहीं, पूरी तरह से बदल सकती हैं। हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें मिलें, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें बदली हुई मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि समय के अकॉर्डिंग सब कुछ बदल रहा है, चेंज आ रहे हैं। हिस्टोरियन का मेन काम है सोर्सेज, पहले उसको सोर्सेज कुछ और मिले होंगे, इस हिस्टोरियन को कुछ सोर्स और मिला होगा, ठीक है ना, तो वो कुछ और बातें लिख रहा है, लेकिन इसको और ज़्यादा सोर्स मिल गए हैं तो उसने उसके आगे से बहुत अच्छी बातें लिख दिया है ना, उसने और अच्छा क्लियर कर दिया है। यानी हम जितना आगे जा रहे हैं हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, हमें सोर्सेज मिलते जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते जा रहे हैं। तो बहुत सारे जो हिस्टोरियन थे उन्होंने बहुत सारे क्या लिए, टर्म लिए हैं। क्या लिए हैं, टर्म। देखिए टर्म का मतलब यहाँ एक किसी न किसी वर्ड से है, एक शब्द से है। यानी एक पहला जो हिस्टोरियन है उसने अगर किसी टर्म का इस्तेमाल किया है, कोई अपना एक नया टर्म लिया है उसने, तो उस टर्म का मीनिंग वो कुछ और बता रहा है, लेकिन वही दूसरा जो हिस्टोरियन होगा जो बाद में राइट करेगा इस टर्म की मीनिंग अलग बताएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम हिस्ट्री के प्रोग्रेस को देख रहे हैं, है ना, कि पहले फर्स्ट हिस्टोरियन ने क्या बताया, उसके बाद जो हिस्टोरियन आए उसने उसी टर्म के बारे में कोई दूसरी मीनिंग बता रहे हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमें यही सब पढ़ना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, है ना। चैप्टर नेम क्या है, ट्रेसिंग चेंज। हम चेंजेस का पता लगाएंगे थ्रू 1000 ईयर्स पूरे मिडवल हिस्ट्री में। तो यानी जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, ये कोई एक स्टोरी नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ये फर्स्ट चैप्टर आपका हर चैप्टर्स का लिंक करेगा। यानी पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या हम देखने वाले हैं इस पूरे इस क्लास 7th में, बहुत इंटरेस्टिंग है आपका। यानी जो 6th में आपने हिस्ट्री पढ़ी है उससे बहुत अच्छी हिस्ट्री आपकी, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री आपकी क्लास 7th में दी गई है, ठीक है। इसमें बहुत सारी स्टोरीज भी मिलेंगी आपको, लेकिन उससे पहले ये चैप्टर फर्स्ट आपको पढ़ना ज़रूरी होगा, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि हमें रियल में पढ़ना क्या है ना, हम क्या क्या देखने जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, एक फिगर आपको ये दिख रहा है, एक फिगर आपको ये दिख रहा है, ठीक है, और जस्ट इसी के आगे आपको एक फिगर ये दिख रहा है। तो ये फिगर देखते ही आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा कि ये लग रहा है कि इंडिया है, राइट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा फिगर देखा है, समझ में आ गया होगा कि इंडिया है। लेकिन आपको बता दूं ये भी इंडिया ही है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में ही बातचीत चल रही है, ठीक है। अभी जब इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बस डिफरेंस इतना है कि इसको जो ये जो फिगर है, ये जो इंडिया का फिगर आया है, ये किसी पहले हिस्टोरियन, जिस मैंने बताया ना कि किसी हिस्टोरियन ने बहुत पहले दिया था, लेकिन उसके बाद जो हिस्टोरियन आया सेकंड नंबर पे, उन्होंने एक एग्जैक्ट फिगर दिया कि नहीं इंडिया इस तरह से नहीं, ऐसे दिखता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। अब देखेंगे, टेक अ लुक एट मैप्स 1 एंड मैप 2। तो हमने आपको मैप 1 मैप 2 दिखा दिया है। 1, अब देखिए मैप 1 की बात करें, मैप 1 दिमाग में रखिएगा। मैप 1 वाज मेड इन द 1154, यानी 1154 में ये मैप बना था, यानी 12th सेंचुरी के आसपास, ठीक है ना, यानी कि 12th सेंचुरी में ये मैप बना है, यानी 1154 में, बाय द अरब जियोग्राफर, यानी अरब मतलब अरब देश, जैसे हमारा ये इंडिया है,
ठीक है। तो इंडिया से जैसे हम इधर पाकिस्तान से इधर अफगानिस्तान तरफ पूरा एरिया इधर आते हैं ना, तो पूरा क्या है इधर हमारा अरब एरिया ही तो है। अरेबियन सी जानते ही नहीं जानते हैं आप? अरेबियन सी किधर है? इंडिया के इसी साइड में ना, ईस्ट में। तो अरेबियन सी से लगा हुआ जितने भी कंट्री हैं वो सब अरब कंट्री हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ईरान है, इराक है, बहरीन है, ओमान है, ये सब आपके अरब कंट्री कहे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक अरब जियोग्राफर थे जिनका नाम था क्या? अल इदरसी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ से है, अब सब आप अंडरलाइन करते जाइए और इंपॉर्टेंट लगाते भी जाइए अपनी बुक में, ठीक है ना। 1154 बाय द अरब जियोग्राफर अल इदरसी, यानी अल इदरसी नाम के एक अरब जियोग्राफर थे। जियोग्राफर किसे कहते हैं? जो अर्थ की बनावट के बारे में, अर्थ कैसी बनी हुई है, कौन सी कंट्री कैसी बनी हुई है, उसके बारे में ये जानकारी रखने वाले होते हैं, इसीलिए उनको जियोग्राफर बोलते हैं। तो एक अल इदरसी थे, इन्होंने मैप 1 को बनाया। मैप 1, अब देखिए मैप 1 में क्या था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। अच्छा, मैं जब भी बोलता हूँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? इंडिया बस नहीं होता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है इंडिया के आसपास वाले भी जो कंट्री थे, जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है ना, म्यांमार है, और श्रीलंका है, और ये जो हमारा इधर पाकिस्तान है, ये जितना भी पूरा एरिया है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, ठीक है ना। इंडियन, क्योंकि इंडिया का भूभाग बड़ा था, भारत सबसे बड़ा एरिया है यहाँ पर इस पर, है ना, इसलिए इनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह दिया गया। लेकिन जब मैं इंडिया बोलूँ तो आपको समझना है केवल अपनी कंट्री के बारे में। जब मैं सब कॉन्टिनेंट बोल रहा हूँ तो मतलब ये जितने भी कंट्री हैं ये इन सभी को मिलाकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जा रहा है, ओके। तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। मैं जो भी टर्म आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ हिस्ट्री में, इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि बार बार आप लोगों को नहीं बताया जाएंगे। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में मैं बार बार नहीं बताऊँगा आपसे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप उसको दिमाग में रखिए, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो बात करें कि अल इदरसी ने इस फिगर को बनाया था, ठीक है ना। अल इदरसी ने बनाया। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इज डिटेल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए इन्होंने एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बनाया। इसके बाद मैप 2 वाज मेड इन 1720, यानी पहला मैप कब बनाया गया? 1154 में। दूसरा मैप कब बनाया जा रहा है? 720 में, यानी 18th सेंचुरी में। ये 12th सेंचुरी में है और ये 18th सेंचुरी में है, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि 17th सेंचुरी में, उसको 18th सेंचुरी बोलते हैं, क्योंकि 17 के आगे निकल गया ना, तो 18th सेंचुरी में आ गया। तो ये 18th सेंचुरी में है और ये 12th सेंचुरी में। तो देखिए आप कितना डिफरेंस हो रहा है, यानी लगभग 600 ईयर्स का डिफरेंस है। तो आप बताइए कि क्या इसमें डिफरेंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये जो फिगर है, आप इस फिगर को ध्यान से ये देखिए, ये जो पोर्शन है ना, ये हमारा इंडिया ही है, लेकिन ये साउथ वाला पोर्शन है, ठीक है। साउथ वाला पोर्शन, और ये श्रीलंका है। ये क्या है? श्रीलंका। और आप ध्यान दीजिए, आपका फिगर कुछ ऐसा बना होता है और श्रीलंका यहाँ होता है, ठीक है। तो इन्होंने मैप को उल्टा बताया हमें, ठीक है ना। हो सकता है कि उस समय जब इधर से जब गए हों तो इन्होंने नॉर्थ साइड से देखा हो, तो इंडिया उनको ऐसा लगा हो, ठीक है, कि इंडिया ऐसा है। श्रीलंका को उन्होंने जस्ट ऊपर कर दिया है, जबकि हम रियल मैप में आज देखते हैं तो श्रीलंका कहाँ है? नीचे है, ठीक है। तो ये उनका उस समय का जो कुछ भी उनको आइडिया मिला उसके हिसाब से उन्होंने बताया। बट आगे चल के हमने इसको देखा कि ये चेंज हो गया। जब किसके द्वारा चेंज हुआ? जब 18th सेंचुरी में कौन आते हैं? किसने? 1720 बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर, यानी एक फ्रेंच यानी फ्रांस के कार्टोग्राफर थे। अच्छा, कार्टोग्राफर किसे बोलते हैं? ये देखिए दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, है ना, या वन वर्ड क्वेश्चन में ये सब पूछे जाते हैं। कार्टोग्राफर किसे कहते हैं? अ पर्सन हु मेक्स मैप, यानी एक ऐसा पर्सन जो मैप बनाने वाला होता है, उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं। और यहाँ पर हमने जियोग्राफर पढ़ा था, ठीक है ना। लगभग काम इनका थोड़ा बहुत एक ही होता है, बट एग्जैक्ट होता है इनका काम स्पेशली मैप ही है। तो इन्होंने ज्योग्राफी से के हिसाब से बता दिया कि अर्थ में इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया है, कुछ ऐसे है। लेकिन इनका यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। पूरी तरह से गलत तो नहीं हो गया, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अपोजिट बताया था। तो यहाँ पर किसका नाम आता है? फ्रेंच कार्टोग्राफर का। फ्रेंच कार्टोग्राफर, द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर द सेम एरिया। अब देखिए एरिया तो वही है, मतलब इंडिया का जो एरिया है वो तो वहीं पर है ना। लेकिन पहले जो जियोग्राफर अल इदरसी जाते हैं, तो अल इदरसी ने इनको किस तरह से बताया? श्रीलंका यानी अपर में बताया था, ठीक है। और साउथ को ऊपर बता दिया था, नॉर्थ वाला एरिया नीचे बता दिया था, ठीक है। लेकिन जो फ्रेंच कार्टोग्राफर जाते हैं, ये क्या बताते हैं? इन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट बताया, सीधा भी। जस्ट हम अगले फिगर में उसको मैप नंबर 2 में देखा है अभी हमने। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट, ये दोनों मैप पूरी तरह से डिफरेंट हैं। अच्छा, ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको डिफरेंस क्या बताया कि 1154 का है और ये 720 का है। और टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे सोर्स बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे सोर्स मिलते हैं हिस्ट्री वैसे ही लिखी जाती है। आपको एक चीज़ हम ये भी बता दें कि हिस्ट्री
कभी फिक्स नहीं कह सकते कि हिस्ट्री में जो भी आज हमें डेटा मिल गया है ये बिल्कुल फिक्स है। उसके आगे कुछ नया डेटा अगर हमें मिल जाएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री बदल जाएगी हमारी, ठीक है। तो हिस्ट्री में कोई बात पक्की तरीके से नहीं कह पाते हम लोग। तो इन अल-इदरसी मैप साउथ इंडिया इज़ वेयर, साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड द नॉर्थ इंडिया, है ना, वहाँ फाइंड किया। एंड श्रीलंका इज़ द आइसलैंड एट द टॉप, यानी श्रीलंका जो आइसलैंड है वो हमें टॉप में दिख रहा है। प्लेस नेम ऑफ मार्क्ड इन द अरेबिक, और बहुत कुछ इसमें अरेबिक स्टाइल में कुछ देखिए दिया हुआ है इसमें, है ना, अरेबिक स्टाइल में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कुछ अरेबिक स्टाइल में यहाँ पर इनके मैप के बीच में देखिए कुछ लिखा हुआ है। तो कार्टोग्राफर का मतलब समझ में आएगा। नेक्स्ट फिगर हम देखेंगे। ये देखिए नेक्स्ट फिगर है मैप नंबर 2, है ना, और इसको किसने बनाया था? फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। देखिए नाम इसमें दिया है द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलस, ये देखिए इसमें दिया है ना, नोवे ऑफ गलीमे डी इसले, यानी इसको आप इसले करके बस याद रख लीजिएगा। इनका नाम इसले है, उनका नाम क्या था? इदरसी था। वो इदरसी ने बनाया था और इन्होंने इसले बनाया था। तो ये इनका नेम है जिसने इस फिगर को बनाया है, ठीक है। तो इसमें आप इसको फिगर को देख के आपको लग रहा है कि हाँ ये कुछ इंडिया लग रहा है, वो तो इंडिया जैसे लग ही नहीं रहा था, ठीक है। एंड देयर आर स्मॉल विल नॉन एज द लाइक कन्नौज, एक छोटा सा एरिया जाना जा रहा था कन्नौज की तरह की, जैसे वो कन्नौज है इन द उत्तर प्रदेश, कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर द मैप 1, यानी 600 ईयर्स मैप 1 के बाद बनाया गया मैप 2। ड्यूरिंग विच टाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज, और जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन तब तक में क्या हो गई थी? बदल गई थी। जैसे जैसे चीज़ें आती हैं बदल जाती हैं, ठीक है। दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस एंड कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर सबस्ट्रेजनली डिटेल्ड, कोस्टल एरियाज भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड द मर्चेंट्स, और ये मैप जो है यूरोपियन सेलर्स यानी जो यूरोपियन नाविक थे जो नाव से आते जाते थे उनके लिए ये मैप बहुत ज़्यादा, उनकी जो वो है ना वैगेज हैं, यानी उनकी जो यात्राएं हैं, ट्रैवलिंग जो है उनकी जो यात्राएं हैं उनको उसमें आसानी मिलती है। अब देखिए इंडिया हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और यूरोप कहाँ पे है? यूरोप यहाँ पे है, ठीक है। तो अब इधर हमारा अफगानिस्तान है, तो ये जो यूरोप है, यूरोप के लोग अफगानिस्तान से होते हुए यानी केप ऑफ गुड यहाँ से होते हुए समुद्री रास्ते से होते हुए भारत में आते थे, ठीक है। सबसे पहले आपने जब वास्को डी गामा के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा कि वास्को डी गामा पहला पोर्तुगीज था जो भारत हमारे यहाँ आया था, ठीक है, जिसको हम लोग भारत का क्या बोलते हैं कि इसी ने भारत की खोज की थी। तो इस रास्ते से यहाँ पर आते हैं। तो जो सेलर है ना, ये जो नाविक हैं, ये जब मैप बन जाता है ना तो इनको हेल्प मिल जाती है, लेकिन पहले इतना मैप नहीं था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1720 में मैप आ रहा है, ठीक है। और मैं कौन सी डेट बता रहा हूँ आपको? 1498 की डेट बता रहा हूँ, ये जो पुर्तगीज आए थे। तो इसलिए मैप का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मैप की इंपॉर्टेंस की वजह से काफ़ी लोगों को मदद मिलती है आने जाने में। एक्चुअली इंपॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट साइंस ऑफ कार्टोग्राफी, इंपॉर्टेंस क्या है इसमें? साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन द 2 पीरियड्स, यानी जो साइंस है, जो विज्ञान है, जब धीरे धीरे डेवलप होगा तो जो कार्टोग्राफी है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस 2 पीरियड्स में आ जाता है। व्हेन स्टूडेंट्स रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स, टेक्स्ट एंड द पास्ट दे हैव टू सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इनको देखो, इसमें कह रहा है कि जो भी हिस्टोरियन हैं इनको क्या होना पड़ेगा? बहुत ही सेंसिटिव होना पड़ेगा मैप्स को लेकर, टेक्स्ट को लेकर, जो भी कुछ भी उनको पुरानी पुस्तकें मिल रही हैं, है ना, पास्ट में जो कुछ भी उनको मिल रहा है उनको काफ़ी सेंसिटिव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हिस्टोरियन हैं, वो एक हिस्ट्री राइट करने जा रहे हैं, और हिस्ट्री जब भी राइट कर रहे हैं तो लोग उसी पर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ पहले हिस्ट्री ऐसी ही रही होगी, पहले हिस्ट्री ऐसी रही होगी। तो आप हिस्टोरियन हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप यहाँ पर सही हिस्ट्री लिखें, कोशिश तो पूरी करें ना कि सही हिस्ट्री लिखें, ठीक है ना, आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आपको बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा, आपको बहुत ही टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, अलग अलग हर तरह के बैकग्राउंड्स को आपको देखना पड़ेगा। द कॉन्टेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वॉज प्रोड्यूस्ड, आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पास्ट में है भी कि नहीं है, कि मैं बस ऐसे ही लिखे दे रहा हूँ, है ना, ख्याली पुलाव नहीं पकाना है कि जो मन में आ गया वो लिख देते हैं। अब वर्ड आता है हमारे पास क्या? टर्मिनोलॉजी का, ठीक है, द न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई ना कोई एक टर्म होगा, कोई ना कोई एक टर्म होगा। टर्म का मतलब कोई एक शब्द होगा, उसका जो मतलब है वो पीरियड्स के अकॉर्डिंग बदलता है। यानी आज हमारा पीरियड कुछ और है, कल आज से 100 साल बाद है ना, 200 साल बाद जो पीरियड है वो बदल जाएगा, तो वहाँ पर उसका मतलब अलग हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल अभी आपकी बुक में आगे दिया है, लेकिन मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है देखिए, पहले के समय में क्या होता था, जैसे फॉरेनर है, फॉरेनर मीन्स क्या होता है बताइए मुझे? फॉरेनर मतलब क्या होता है? विदेशी होता है ना।
फॉरेनर मतलब विदेशी। जैसे हम फॉरेनर बोलते हैं तो हमें लगता है कि हमारी कंट्री से बाहर, हमारी कंट्री के जो बाहर के लोग हैं उन्हें हम फॉरेनर बोलते हैं। अच्छा, हमारी कंट्री के जो अंदर है उनको तो फॉरेनर नहीं बोलते हैं ना, उनको फॉरेनर नहीं बोलते हैं। जैसे यूपी के हैं, कोई एमपी का है, तो उसको हम फॉरेनर नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया कंट्री का ही तो है, हमारे देश का ही तो है, इंडियन है वो, है ना, चाहे वो नागालैंड का ही कोई ना हो। ठीक है, नागालैंड के देखेंगे आप, उनकी जो नागालैंड के लोगों को आप देखें तो उनकी जो बॉडी होती है बिल्कुल अलग दिखती है, उनकी लैंग्वेज अलग दिखती है, वो जो उनके खाने पीने का तरीका अलग है, लगता है कि किसी दूसरे देश से आए हैं लेकिन होते वो हमारी कंट्री के हैं। ठीक है, इसलिए उनको हम फॉरेनर नहीं बोलते हैं। जबकि जो हमारे जो बॉर्डर लगा हुआ है, चीन से कोई व्यक्ति आएगा तो उसको हम फॉरेनर बोलेंगे, अमेरिका से कोई आएगा तो उसे फॉरेनर बोलेंगे, पाकिस्तान से कोई आएगा तो उसे फॉरेनर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अदर कंट्री का है। ठीक है ना, दूसरी कंट्री में अब हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री का एक बॉर्डर फिक्स हो गया है। तो फॉरेनर का मतलब ये होता है जो हमारी कंट्री का नहीं है, हमारी कंट्री से बाहर का है। लेकिन पहले के समय में क्या, आज ये जो टर्म है फॉरेनर, टर्म जो फॉरेनर मैं शब्द ले रहा हूँ, जो टर्म ले रहा हूँ, कौन सा टर्म लिया मैंने? फॉरेनर। आज जो इसका मीनिंग है, क्या ये आज से कई सालों पहले क्या यही मतलब था फॉरेनर का? तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है ना, पहले फॉरेनर का मतलब होता था क्या? पहले फॉरेनर का मतलब होता था कि जो परदेसी है, परदेसी मतलब जो हमारे एरिया में, हमारे कल्चर में जो है, यहाँ जैसा हमारा एक कल्चर, हमारा एक कोई डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ कोई मोहल्ला है हमारा, ठीक है ना, अगर यहाँ से कोई बाहर से कोई व्यक्ति आ जाता था ना तो उसको भी हम लोग क्या बोल देते थे? फॉरेनर बोल देते थे। यानी जो भी स्ट्रेंजर है, यानी जितने भी स्ट्रेंजर होते थे उनको हम फॉरेनर बोल देते थे। यानी अगर वो हम भले ही हमारी कंट्री का है, हमारे स्टेट का है, लेकिन अगर उसका गांव ही अलग है, बाहर से एक गांव से नहीं दूसरे गांव का अगर हमारे गांव में आ जाता तो हम उसको फॉरेनर बोल देते थे। इतना टर्म का डिफरेंस है, आप समझ सकते हैं कि पहले के टर्म के डिफरेंस में और आज जो हम वर्ड ले रहे हैं उसमें कितना बड़ा डिफरेंस हो गया है। ठीक है, बट एक्चुअली में वो उसे फॉरेनर नहीं कहते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि फॉरेनर का रिलीजन तो मतलब तो हमारा एक कंट्री के बॉर्डर से हो गया ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक गाँव से दूसरे गाँव में के लोगों को भी हम लोग फॉरेनर कह देते हैं, परदेसी है, दूसरे गाँव चला गया है। ठीक है ना, रिलेट करता है। तो यही सब चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। क्या है इसमें? न्यू द ओल्ड टर्मिनोलॉजी, हमें न्यू भी पढ़नी है और ओल्ड टर्मिनोलॉजी दोनों पढ़नी है। तो इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच ऑफ इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंज विद द टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग? ठीक है ना, क्या क्या उनकी लैंग्वेज बदलती है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड होते हैं एग्जिस्ट वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, उसमें वैरायटी दिखती है अलग अलग लैंग्वेजेस की, व्हिच हैव चेंज कंसिडरेबली, जो लगातार चेंज होती रहती है। यानी पहले लैंग्वेज कुछ और इस्तेमाल हो रही है और आज कुछ लैंग्वेज दूसरी इस्तेमाल हो रही है, तो लैंग्वेज भी तो बदलेगी ना, जैसे जैसे हमारे ईयर्स होंगे। अब मेडिवल पर्सियन यानी मध्य में, मेडिवल पर्सियन मतलब होता है फारसी। पर्सियन मतलब क्या होता है? ईरान। पर्सियन मतलब जो होता है हमारे कंट्री है पर्सियन, जो ईरान जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो उसी के लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं पर्सियन। तो मेडिवल पर्सियन जो हमारे मध्य में जो पर्सियन थे, फॉर एग्जांपल इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्सियन, उनका जो मॉडर्न पर्सियन है वो अलग है। यानी मेडिवल पर्सियन का जो वर्ड है वो मॉडर्न पर्सियन के वर्ड से डिफरेंट है। वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि जो पुराने समय में जो वर्ड हम इस्तेमाल करते थे, जो टर्म इस्तेमाल करते थे, वो आज टर्म उसका डिफरेंस है। जैसे मैंने फॉरेनर का एग्जांपल बताया आपका कि फॉरेनर जो टर्म है, अगर ओल्ड की बात करें तो उसका मतलब कुछ अलग होता था, स्ट्रेंजर होता था। ठीक है ना, कि कोई भी बाहर नया व्यक्ति हमारे गाँव में घुस आया या कहीं पर हमारे इलाके में आ गया तो हम उसे फॉरेनर कह देते थे। लेकिन आज फॉरेनर का टर्म जो है न्यू टर्मिनोलॉजी में अलग है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो मेडिवल पर्सियन में अभी आगे देखेंगे मेडिवल पर्सियन के एग्जांपल। मेडिवल पर्सियन का एक वर्ड उठाएंगे हम यहाँ से। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिकॉर्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम। क्या क्या डिफरेंस क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है उसकी ग्रामर में। ग्रामर मतलब उसके इस्तेमाल करने का तरीका। वोकैबुलरी मतलब शब्दकोश, यानी जो पुराने समय के शब्द हैं वो अलग होते हैं और जो आजकल नए शब्द होते हैं वो अलग होते हैं। मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड आल्सो चेंज, उनकी मीनिंग भी लगभग अलग हो जाती है। अब देखते हैं एग्जांपल लेते हैं। द टेक द टर्म हिंदुस्तान। अब हम एक टर्म ले ही लेते हैं, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान आपने सुना है ना? हिंदुस्तान का मतलब क्या समझते हैं आप? हिंदुस्तान का मतलब क्या? अभी मैंने बताया था ना, हिंदुस्तान का मतलब आप समझते होंगे हमारा इंडिया। ठीक है ना, लेकिन पहले हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं था। पहले हिंदुस्तान का मतलब क्या था? ये जो नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, ये सब बांग्लादेश का बहुत सारा एरिया, ये सब हिंदुस्तान कहा जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इंडस रिवर थी। ठीक है, और इंडस रिवर होने के कारण यहाँ पर इसको सिंध नदी थी। सिंध को बाद में हिंद कहने लगे लोग, और इसीलिए बाद में इधर के जितने भी लोग थे वेस्ट के, इन्हें सबको क्या कह दिया कि अरे यार इस सिंध यानी हिंद तरफ रहते हैं और हिंद कहते थे, हिंदुस्तान कह दिया। यानी ये जो पूरा एरिया है उसको क्या कह दिया? हिंदुस्तान कह दिया। इस तरह से कुछ हिस्ट्री है। अच्छा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर द टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें
जो टर्म है, तो टुडे वी अंडरस्टैंड, हम उसे क्या समझते हैं कि हमारा देश यानी इंडिया, भारत, मॉडर्न नेशन स्टेट, जो आज हमारा स्टेट बना हुआ है, यानी इंडिया की बाउंड्री जो है हमारी, वो हमें पता है कि कहाँ तक हमारा भारत है, उसे हम भारत बोलते हैं। तो इतना बड़ा भारत है हमारा, ठीक है ना, यानी साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब पूरा, इधर गुजरात है, महाराष्ट्र है, इधर है ना मद्रास है ना, इधर तमिलनाडु है हमारा, चेन्नई है, और इधर हमारा है ना उड़ीसा है, इधर कर्नाटक है, इधर पूरा ईस्ट में असम है, ये सब मिला के पूरा इंडिया है, ठीक है। ये पूरा आज हम समझते हैं। लेकिन आपको क्या ये पता है कि आज से पहले जब ये टर्म इस्तेमाल किया जाता था हिंदुस्तान, तो उसका मतलब अलग अलग होता था। यानी आज हमारी क्या है, 21 सेंचुरी है, 21 सेंचुरी में हम काम कर रहे हैं ना, 21 सेंचुरी में, तो 21 सेंचुरी में इंडिया का मतलब क्या है, जो मैंने अभी बताया। लेकिन अब बात की जाएगी 13 सेंचुरी की, यानी 13 सेंचुरी का मतलब 1300 ईयर्स में। क्या इंडिया का मतलब यही था, क्या हिंदुस्तान का मतलब यही था? तो बिल्कुल नहीं, ये मतलब नहीं था। अभी हम बात करते हैं, ये देखिए, वेन द टर्म यूज इन द 13 सेंचुरी, तब 13 सेंचुरी बात करते हैं तो मिनहाज सिराज, इनका नाम याद कर लीजिए, मिनहाज सिराज बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनहाज सिराज एक क्रॉनिकलर हैं, क्रॉनिकलर उन्हें बोलते हैं जो हिस्ट्री में टाइम का विशेष ध्यान रखते हैं, यानी कि इस टाइम पर ये हिस्ट्री आई, इस टाइम पर ये हिस्ट्री आई, इस टाइम पर ये हिस्ट्री आई, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री राइट करते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, उन्हें क्रॉनिकलर बोलते हैं, क्रॉनिकल हिस्टोरियन बोलते हैं उनको, ठीक है ना, यानी क्रॉनिकलर हिस्टोरियन है वो। तो मिनहाज सिराज उन्हीं में से एक हैं। ये मिनहाज सिराज हमें कब मिलेंगे? हमें अगले चैप्टर में मिलेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे स्लैब डायनेस्टी, यानी दास जो राजवंश है, दास राजवंश यानी मामलूक वंश, जहाँ पर हम पढ़ेंगे किन के बारे में, बलबन के बारे में पढ़ेंगे, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, तब हम यहाँ पढ़ेंगे कि मिनहाज सिराज उस समय के राइटर थे ये, ठीक है। तो मिनहाज सिराज जब थे तो उस समय भारत में क्या था, दिल्ली सल्तनत चल रहा था, यानी 13th सेंचुरी की बात करें तो 13th सेंचुरी में यहाँ भारत में दिल्ली सल्तनत था। अभी दिल्ली सल्तनत क्या है, मैं अगले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से डिटेल समझा दूंगा। कुछ नहीं है, एक यहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपनी सल्तनत का एक नाम दे दिया था, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में हमें सबसे पहले जो राजा हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हमें इल्तुतमिश का नाम आता है, रजिया सुल्तान का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सारे जो राजा हैं, बलबन का नाम जो सुना होगा, ये सारे राजा दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत जब था भारत में, यानी 13th सेंचुरी के आसपास, तब हिंदुस्तान का मतलब क्या था वो बताने की कोशिश की जा रही है कि एक क्रॉनिकलर हु रोट इन अ पर्सियन, जिन्होंने पर्सियन में लिखा, अपनी पर्सियन लैंग्वेज में उन्होंने पर्सियन में क्या लिखा कि ही मीन्ड दैट एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स ऑफ बिटवीन द गंगा एंड यमुना, ये भारत का मतलब होता था, ठीक है ना। और ही यूज द टर्म इन द पॉलिटिकल सेंस ऑफ फॉर लैंड्स दैट वर पार्ट ऑफ ए डोमिनियंस ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब इन्होंने देखिए, मिनहाज सिराज ने क्या बताया, मिनहाज सिराज ने ये बताया, देखिए मिनहाज सिराज क्या बताते हैं कि जो इंडिया है वो अभी आज इंडिया ये है, लेकिन मिनहाज सिराज उस समय ये कह रहे थे कि ये जो पंजाब का एरिया है, ये जो हरियाणा का एरिया है, और ये जो गंगा यमुना का एरिया है, यानी केवल इतना ही एरिया हिंदुस्तान है, ये सब एरिया नहीं है, यानी इस एरिया को ये नहीं मानते हैं। यानी कह रहे थे कि केवल इतना ही हिंदुस्तान है जहाँ पर दिल्ली सल्तनत है। और इन्होंने पॉलिटिकल सेंस में ये आंसर दिया था कि जो पंजाब हरियाणा है, गंगा यमुना का जो एरिया है, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा एरिया, उत्तर प्रदेश का लगभग एरिया, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे लगभग नॉर्थ का एरिया, यानी साउथ के एरिया को उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया, ईस्ट की तरफ इनकार कर दिया, वेस्ट की तरफ इनकार कर दिया, यानी इस एरिया को उन्होंने कह दिया कि ये हिंदुस्तान है। तो आज आप बताइए मुझे, क्या इतना ही हिंदुस्तान है? बिल्कुल नहीं है। तो ये 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे बढ़ने लगी, यहाँ के राजाओं ने अपना राज्य विस्तार किया, तो वो ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान का क्षेत्र भी धीरे धीरे क्या हुआ, फैला। लेकिन पहले उन्होंने हिंदुस्तान का मतलब केवल इतना ही बताया था। इसलिए मिनहाज सिराज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक नया स्पेशल उस समय पे हिंदुस्तान की परिभाषित किया था। ही यूज द टर्म इन द पॉलिटिकल सेंस ऑफ फॉर लैंड्स दैट वर पार्ट ऑफ द डोमिनियन ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये हम अच्छा पढ़ चुके हैं इसके। द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत। और उन्होंने कहा कि जो एरिया है, सल्तनत काल जैसे जैसे वहाँ के राजा अपना प्रसार क्षेत्र करेंगे, बढ़ेंगे, तो हिंदुस्तान का क्षेत्र भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
बाय द कंट्रास्ट, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? अब देखिए, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया, इस टर्म में यानी मिनहाज सिराज ने साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया था। अगर भारत को दो भागों में बांट दिया जाए, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिनहाज सिराज जो क्रॉनिकलर हिस्टोरियन थे, इन्होंने इंडिया को किस पार्ट पे रखा? तो नॉर्थ इंडिया पर रखा इन्होंने, यानी इन्होंने कहा केवल नॉर्थ इंडिया जो है वही पूरा हिंदुस्तान है, बाकी साउथ इंडिया के बारे में उन्होंने कंपेयर सोचा ही नहीं उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए वो क्यों नहीं सोचे, क्योंकि उस समय उनके पास सोर्स उतना ही रहे होंगे। ठीक है ना, उनके पास जो सोर्स रहे होंगे, वो उतने ही रहे होंगे, राइट। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है, उनके पास सोर्स की कमी थी। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या चेंज हुआ इसमें। अभी 13वीं सेंचुरी में तो हिंदुस्तान का मीन्स इतना ही था। इसमें अब आगे पढ़ते हैं हम। द एरिया इंक्लूडेड इन द दिस टर्म शिफ्टेड इन द विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड इन साउथ इंडिया। ठीक है, इसको पढ़ चुके हैं। बाय द कंट्रास्ट, डिफरेंस क्या आया? इन द अर्ली 16th सेंचुरी। अब देखिए ये 16th सेंचुरी आ गई, अभी क्या बात करें तो 13th सेंचुरी, लगभग 300 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। अब 300 ईयर्स का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब इस समय कौन आ गए भारत में? बाबर आ गए। बाबर का मतलब मुगल रूलर आ गए यहाँ पे, मुगल रूलर है ना, अभी हम पढ़ाएंगे हम आपको। बाबर मुगल रूलर का पहला फाउंडर था, है ना। मुगल जो हम बात करें कि मुगल डायनेस्टी जो है, ठीक है ना, मुगल एम्पायर, उसका जो संस्थापक था, जो फाउंडर था, वो बाबर ही था। जिसके बाबर कौन है? बाबर आप समझ लीजिए कि अकबर के दादाजी, ठीक है ना। यानी अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं, और हुमायूं के फादर कौन थे? बाबर थे। तो बाबर कौन थे? बाबर अकबर के दादाजी थे। ठीक है, तो जब बाबर के समय की बात करें तो बाबर ने हिंदुस्तान को किस तरह से एक्सप्रेस किया है? और बाबर ने कहा कि हिंदुस्तान इतना बस नहीं है। बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, उसने पूरे ज्योग्राफी को कहा द फौना मतलब जो यहाँ के जानवर, जहाँ तक यहाँ पर जानवर दिख रहे हैं, पशु वर्ग, द कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स, और यहाँ के रहने वालों को जितना भी कल्चर है इस सब कॉन्टिनेंट में, यानी ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर जहाँ जहाँ भी लोग रह रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जीवन अपना यापन कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, पूरा हिंदुस्तान है। ठीक है ना, केवल इतना ही नहीं कि हम किसी विशेष राज्य को बता दें कि पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना वाला क्षेत्र ही पूरा हिंदुस्तान है, यानी जहाँ जहाँ भी लोग अपना निवास कर रहे हैं उसको बाबर ने बताया कि ये पूरा हिंदुस्तान है, डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। ठीक है, अब तो देखिए यहाँ से हिंदुस्तान का मतलब बदल गया ना, हिंदुस्तान एरिया वही है, लेकिन आगे के एरिया के बारे में वहाँ तक उनका दिमाग ही नहीं गया। ठीक है, उतना उनको सोर्स ही नहीं मिला, दिमाग भी कह सकते हैं, उनको ये कह सकते हैं, उनको सोर्स भी नहीं मिला है, राइट। तो बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फौना एंड द कल्चर एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, एज वी विल सी द लेटर इन दिस चैप्टर। आगे हम देखेंगे इस चैप्टर में। दिस वॉज द समव्हाट, कि कुछ हद तक सिमिलर वे टू द 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी से भी थोड़ा बहुत मिलता है। क्या? जब पोएट अमीर खुसरो आते हैं, ध्यान दीजिए, पोएट अमीर खुसरो भी दिल्ली सल्तनत में ही आपको मिल जाएंगे। यूज द वर्ड हिंद, जिसने वर्ड हिंद का इस्तेमाल किया। वाइल द आइडिया ऑफ जियोग्राफिकल एंड द कल्चरल इंटिटी ऑफ लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विद इट टुडे। लेकिन रियल में बात करें तो हिंदुस्तान का मतलब आज केवल पॉलिटिकल वे से और नेशनल मीनिंग नहीं हो सकता है, विच वी एसोसिएट टुडे, जो आज हम देखते हैं, वो तो आज उसका एक रूपरेखा अलग ही है। ठीक है, अब इस पे बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ आपका क्या है? हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल, और उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से मीनिंग बदल रही है। तो ये कहा जा रहा है कि जितने भी हिस्टोरियन हैं जो हिस्ट्री राइट करते हैं, टुडे वी हैव टू केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज द बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। उनको बहुत ही केयरफुल होकर हिस्ट्री राइट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, बिकॉज दे मीन, क्योंकि जो उनके मतलब होते हैं पास्ट में अलग अलग जो चीज़ें हैं वहाँ से उनको सोर्सेज उठाने पड़ेंगे। टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरनर। फॉरनर का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसे सिंपल टर्म का एग्जांपल ले लेते हैं, फॉरनर है ना। फॉरनर इट इज़ द यूज टुडे मीन्स समवन हु इज़ नॉट ए इंडियन। आज फॉरनर का मतलब क्या है? कि जो इंडियन नहीं है वो फॉरनर है, ठीक है। लेकिन इन द मेडिवल पीरियड में फॉरनर किसे कहते थे? देखिए मेडिवल पीरियड में फॉरनर किसे कहते हैं? वॉज एनी स्ट्रेंजर। मैंने बताया था आपको, जो भी स्ट्रेंजर है हु अपीयर्ड से इन द गिवन विलेज, है ना, समवन हु वाज नॉट द पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर, यानी जो कोई भी हमारी सोसाइटी या कल्चर का पार्ट नहीं होता था उसे हम फॉरनर कर देते थे मेडिवल पीरियड में। इन हिंदी टर्म परदेसी भी उनको बोलते थे हिंदी में, ठीक है। टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन इन पर्शियन, अजनबी कहते थे उसको। ये सब हिंदी मीनिंग है, उसकी पर्शियन मीनिंग है। अ सिटी ड्वेलर, यानी शहर में जो रहने वाले लोग हैं। देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड फॉरेस्ट ड्वेलर, यानी जंगलों में जो रहने वाले लोग हैं, एज ए फॉरनर, यानी शहर में जो रहने वाले लोग हैं और जंगलों में जो रहने वाले लोग हैं, उन दोनों लोगों को आपस में एक दूसरे लोग फॉरनर से इंडिकेट करते थे। बट टू पीजेंट्स, लेकिन आपने देखा जो किसान हैं लिविंग इन द सेम विलेज, जो एक ही गांव में रह रहे हैं, वर नॉट अ फॉरनर्स, लेकिन एक ही गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनको फॉरनर नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। वो फॉरनर थोड़ी है कि अब एक घर में ये लोग रहे ना दूसरे घर वालों को फॉरनर कहेंगे, इतना फिर नहीं है ना।
टू ईच अदर इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड्स। और आपने देखा कि दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड्स, यहाँ तक कि आपने उनके अलग अलग रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड्स को भी हालांकि देखा कि वो अलग अलग बैकग्राउंड से भी थे। अब नेक्स्ट है हेडिंग है हमारे हिस्टोरियंस एंड दियर सोर्सेज। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हिस्टोरियन, और सिंपल सा है, हिस्टोरियन ने किस टाइप से सोर्सेज लिए होंगे, है ना, कैसे कैसे सोर्सेज लिए होंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।